चलें जी, आप बस लास्ट पार्ट है ये, शट डाउन वाला सवाल करते हैं और फिर आप मगरों ले भी जाएं। सवाल मैंने 5 मिनट ब्रेक दी थी, सवाल पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ लेना था यार। ABC वाला बेटा सोल्यूशन देखोगे समझ आ जाएगा, बहुत आसान है, टाइम ज़ाया नहीं करूँगा मैं उसका। टेस्ट में दिया था और सोल्यूशन देखोगे तो बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही FOH वाला थोड़ा सा डिस्कस कर दिया पार्ट 1 में, लेकिन ज़रूरत नहीं थी उसको करने की। इन्वेंट्री वाला भी सोल्यूशन देखोगे समझ आएगा, सिंपल है। ये 3 नहीं करवाऊँगा, ठीक है? सोल्यूशन देखो, कर लो, हो जाएगा आराम से इंशाल्लाह। अच्छा जी, assess whether management should discontinue the production of product A। इस सवाल में भी बहुत कम पासिंग रेशियो थी। अभी हमने चौथा सवाल जो किया है इसमें 3% था, उसके बाद सातवें में फिर 5% था, थोड़ा बेहतर हुआ। अच्छा जी, जी हो तो FOH वाला सवाल था ना, वो तुम कहते हो मैं वो भी करवाऊँ? पागल हूँ मैं? ऐसे ही वो तुम लोगों ने क्लासों के दौरान तो फरमाइशें कर कर के प्रोसेस वाला और वो करवा लिए, वो भी अच्छी परसेंटेज वाले थे। यार मैंने तुम्हें तो नहीं कहा यार, एक तो हद हो गई यार। देखें जी, ये है कॉन्टिन्यूअस शटडाउन। इसके अंदर नॉर्मली ये होता था कि शटडाउन में रेवेन्यू नहीं आता था, क्योंकि नॉर्मली जो सवाल, वैसे जो 3 सवाल हमने किए हैं ना, ये निस्बतन उनसे आसान सवाल था, ठीक है? लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला ये आना है, हमने यहाँ पर क्या लेना होता था, कंटिन्यू करें तो क्या क्या रेवेन्यू आएगा, क्या एक्सपेंसेस होंगे। शट डाउन करें तो हमारी अप्रोच होती थी कि कंटिन्यू करें तो ये रेवेन्यू आएगा, शट डाउन करें तो ये नहीं आएगा। शट डाउन करें तो ये रेवेन्यू आएगा, कंटिन्यू करें तो नहीं आएगा। रेंटल वगैरह आता था, वो कोई नहीं है सवाल के अंदर, इस सवाल में है नहीं रेंटल वगैरह। कंटिन्यू करें तो ये कॉस्ट आएंगी, शट डाउन करेंगे तो ये कॉस्ट नहीं आएंगी। मैक्सिमम क्या आ सकता था यहाँ पर कि जी आप अगर शट डाउन करें तो रिडंडेंसी कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है, कंटिन्यू करें तो ये नहीं पे करनी। जो सबसे कम रिजल्ट, मतलब सबसे लोअर नेगेटिव या सबसे हायर पॉजिटिव हो, हम कहते थे कि जी वो जो है वो ऑप्शन सही है कंटिन्यू शट डाउन में से, ठीक है? लेकिन इस सवाल के अंदर थोड़ा सा मसला ये था, आप लोगों ने अगर किसी ने ब्रेक में पढ़ा हो, वरना मैंने तो पढ़ाना ही है अभी। A, B और C 3 प्रोडक्ट्स थी, जिसमें से उन्होंने A को डिसकंटिन्यू करना है, B और C ने फिर भी चलना है। इसलिए कंटिन्यू और शटडाउन के अंदर, हाँ बच्चे इस अप्रोच में चल सकते थे कि सिर्फ A को पकड़ लें, लेकिन A को पकड़ना, अलग करना बहुत टफ था, ठीक है? बहुत टफ था। सिंपल तरीका क्या करना था हमने, कंटिन्यू ऑल प्रोडक्ट्स और शट डाउन A। कंटिन्यू तो बाकी 2 होनी थी, वो कंटिन्यू बाकी 2 प्रोडक्ट्स करने। तो इसलिए शट डाउन के अंदर भी, A के शट डाउन के अंदर भी रेवेन्यू भी आना था और कॉस्ट भी आनी थी। ये थोड़ा सा मसला था, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा आराम से सवाल। बहरहाल सवाल को पढ़ते हैं। पहला पैरा, खामखा की कहानी। SIL produces 3 products A, B and C in same factory. Recently there has been a बहुत शदीद increase in raw material cost of product A in international market due to closure of large production sites amid the war in Ukraine. कहानी डाली बस। Despite efforts, SIL is unable to pass on the increase in cost to buyers as close substitute of A are available. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, तो दूसरा तरीका क्या होता है, हम सेल प्राइस बढ़ा देते हैं। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ये बनाते रहते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि भाईजान अगर हमने इसकी प्राइस बढ़ाई ना, तो हमारा कस्टमर सब्सिट्यूट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। हम कॉस्ट बढ़ रही है, सेल प्राइस नहीं बढ़ा सकते। ऐसा ही रिसर्च डिपार्टमेंट इज़ होपफुल ऑफ फाइंडिंग अ सब्सिट्यूट। वो कहते हैं कि जी हम इसका सब्सिट्यूट तलाश कर लेंगे, जो हम प्रोडक्ट ए के अंदर रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ना, उस रॉ मटेरियल का सब्सिट्यूट हम तलाश कर लेंगे, लेकिन विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। Until then management is considering discontinue production and sale of A। एक साल के लिए हमने शट डाउन करना है, एक साल के लिए, ठीक है? तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड टू एवेल्यूएट वेदर टू डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए, ठीक है? उसके अंदर प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको पता है नेक्स्ट ईयर ही आता है। यार ये AC को ना बंद ही कर दें, इस AC को बंद कर दें, वो वाला चला दें, क्लास के अंदर एक चलता रहे, तुम आगे आ जाना, ठीक है? अच्छा जी, तो भाई हमें फ्यूचर का, हमें प्रोजेक्टेड डाटा ही अवेलेबल होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ये नेक्स्ट ईयर का डाटा अवेलेबल है, जिसमें उसने हमें ये टोटल सेल्स दी है। टोटल सेल्स का मतलब क्या है, A, B और C तीनों।
अब जिस अप्रोच की बात मैं कर रहा हूँ ना कि कंटिन्यू ऑल प्रोडक्ट्स, उसके अंदर ये सारा एज इट इज़ आ जाना है आपका, मसला ही कोई नहीं होना। और शट डाउन ए में बाकी बी और सी तो फिर भी रहनी है, उसमें थोड़ा सा मसला आना है, लेकिन स्टिल उसके अंदर भी आपको मैं फिर बताऊं, मैं सवाल करूंगा 2 फिगर्स के अलावा। एक फाइनेंस कॉस्ट के अंदर थोड़ा सा मसला था, लेकिन जिन बच्चों ने FAR 1 पढ़ी हुई है, MFA वाले बच्चे तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन पता है आपको CMA के बाद MFA आता है, तो वो ज़्यादती थी ये जो वर्किंग कैपिटल के ऊपर फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करवाई थी सवाल में उसने। एक ये पॉइंट थोड़ा सा सही नहीं था, और दूसरा अगेन लेबर वाला पॉइंट इसके अंदर जो है वो मसले वाला है। उसके अलावा सारा सवाल इतना सिंपल है, अभी हम करके देखेंगे। तो इस 15 में से भी, अच्छा नंबर फिर भी इन्हीं दोनों के ही ज़्यादा है, तो 15 में से 7-8 नंबर फिर भी आपके पास थे, आपकी पॉकेट में थे, और बाकी 7-8 नंबर जो हैं उनकी गेम है, जितनी कर लो, टाइम गिवन टाइम के अंदर जितनी फाइट कर लो, जहाँ पे फंसो वहाँ पे असम्पशन लेके चले जाओ, ठीक है। तो इसी अप्रोच में फिर सवाल करूँगा, और यही आपको सिखाइए सारा सेशन, और यही आपको मैं सिखा कर भेज रहा हूँ आखिरी वसीयत के तौर पर परिचय में, कि सवाल को पढ़ो, आपके जहन में आगे समझ आगे कौन सा सवाल है। जैसे 1-2 सवाल तो समझ नहीं आते थे, जैसे पहला सवाल था वो किसी टॉपिक का था ही नहीं, जैसे हमने किया अभी सबसे पहला सवाल जो किया लेबर का ही लगता था, लेकिन बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स थी वो, ठीक है ना। तो जब समझ आ गया कि ये फलां टॉपिक है, तो उसका फॉर्मेट बनाया होगा, बनाओ, अल्लाह का नाम लेके जो फिगर्स पहुंचा सको। हाँ तो समझ के, ये तुम्हें नहीं लग रहा कि कंटिन्यू शटडाउन का सवाल लग रहा है, समझ, ठीक है। अच्छा तो बेटा कोई बात नहीं, फिर जो आएगा समझ उसी हिसाब से कुछ ना कुछ तो कर ही दोगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन मुझे आसान ये लग रहा है, असल में सवाल को 2 दफ़ा पढ़ने के बाद मैंने कहा हुआ तीसरी बार आप शुरू किया करो। तो जब 2 दफ़ा सवाल को आपने पढ़ना है, मैंने अदर इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ानी है, तो इसमें ज़्यादा डाटा ही टोटल का दिया हुआ है, तो एक एक प्रोडक्ट को अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो आसानी की तरफ चले जाएंगे। खैर चलें, तो सेल्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल मटेरियल है, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होंगे। उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, नेट प्रॉफिट लॉस है, सेल्स के यूनिट्स भी गिवन है। अब जब इस तरह का मामला हो जाए तो फिर आपने फ़ौरन कुछ काम कर लेना था। जैसे मैं सिर्फ एक ही यूनिट्स निकाल रहा हूँ, सिर्फ एक ही यूनिट्स अगर चलो जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। वैसे ये जब यूनिट्स आ गए ना, इन यूनिट्स को सेल प्राइस से डिवाइड करके सेल प्राइस पर यूनिट निकाल सकते हैं, आप निकालना चाहें तो, ठीक है। तो खैर नेक्स्ट, 80% ऑफ ऑल सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट। पहली बार मैंने CMA के अंदर ये सवाल देखा होगा शायद, ये पॉइंट, ठीक है। नॉर्मल क्रेडिट पीरियड इज़ 30 डेज। बेसिकली उसने ना एंड पे एक ये वाला पॉइंट और एक एंड पर ये वाला पॉइंट, ये ज़्यादती थी। उसने कहा रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो है वर्किंग कैपिटल के लिए ऑब्टेन करते हैं, और उसमें लीज्ड एसेट्स की भी इंटरेस्ट शामिल है। अब वो तो उसने आगे बता दिया नॉन कैंसलेबल है, मतलब वो तो फिक्स कॉस्ट है। बाकी जो मसला है वो क्या है, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करते हैं। वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ करने से जो फिगर आती है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। वो बेसिकली आपने उधार लेना होता है, आप बैंक से उधार ले लेते हैं। वैसे तो करंट एसेट्स हमारे 50 के हैं, करंट लायबिलिटीज़ हमारी 20 की हैं, तो 30 रुपये, वैसे 30 रुपये पूरा नहीं हम बैंक से लेते, लेकिन बुक्स यही कहती हैं, किताबें यही कहती हैं कि ये 30 का 30 हमने फाइनेंस करना होता है, बैंक से लोन लेंगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। यानी आपका ये पैसा जो है, आपने कोई इन्वेंट्री खरीदी, पैसा फंस गया, उधार पे चीज़ें बेची, पैसा फंस गया। ये जो पैसा आपके फंसा होता है, ये आपको फिर कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ता है। किसी के पैसे आपने फंसा लिए तो वो माइनस करके जो बाकी पैसा फंसा हुआ है आपका, अभी भी वो बैंक से आप लेते हैं उधार पे, उसके ऊपर इंटरेस्ट, जिसको OD कहते हैं, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है उन्होंने तो बहरहाल कुछ ना कुछ कर लेना। जो बेचारे पहली बार बैठे होंगे, इंट्रो के अंदर तो मेरे ख्याल में इस लेवल की बात होती नहीं है, तो वो तो बिल्कुल ही इस पॉइंट के अंदर उड़ गए। तो खैर एक ये पॉइंट है, कोई बात नहीं बेटा, खैर है, नहीं समझ आई तो। और दूसरा पॉइंट है ये पॉइंट 4। तो मैं इन 2 पॉइंट्स को छोड़ के सारा सवाल करता हूँ, और सारा सवाल करेंगे हम, और उसके बाद इन 2 पॉइंट्स को एंड पे आगे करेंगे, ठीक है। अच्छा चलें, आप पढ़ रहे थे ऑल एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर। मटेरियल और लेबर के अलावा सारे के सारे वो एलोकेट किए गए ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू। यानी अगर आप करना चाहें तो सेल वैल्यू पर एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन हम जिस अप्रोच पे चल रहे हैं हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी, हम टोटल लेंगे और सिर्फ A को पकड़ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद
मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूडेड है प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर नेक्स्ट ईयर, जो कि बना हुआ है, टेक्स इनटू अकाउंट द प्राइस इंक्रीज। वो कहता है ये प्रोजेक्शन है ना, अगले चुप भी होता तो हम ऐसे ही अज्यूम करते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्शन है उसके अंदर महंगाई सस्ताई के सारे जो है वो इम्पैक्ट से लिए हुए होते हैं। तो उसने खुद भी बता दिया कि जो वॉर की वजह से इंक्रीज हुई है मटीरियल की कॉस्ट, वो हमने यहाँ पे ले लिया हुआ। ठीक है, अच्छा, ये तो ऐसे ही फजूल के पॉइंट्स थे। ठीक है जी, ठीक है जी, ये पॉइंट तो हमने वैसे छोड़ दिया। अब 40% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। अब इसको पकड़ लिया उसने, इस 36 को, टोटल को। कहता है इसका 40% क्या है, फिक्स्ड। मैं आज टेबल बना दूंगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप वर्किंग में टेबल में परेशान होते हैं, ट्री बना लें, ट्री बनाएं, वर्किंग का रेफरेंस दें, प्रॉपर ट्री बनाएं, नीचे 2 तीर लगाएं, 40% लिखा है उसके नीचे आंसर, 60% लिखा है उसके नीचे आंसर, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। अगर आप ट्री के साथ कंफर्टेबल है, ट्री के साथ करें, इसमें ट्री कर लेंगे, वर्किंग ट्री की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, 40% फिक्स्ड है। वेरिएबल ओवरहेड जो है उनके अंदर जनरेटर का फ्यूल है 6 मिलियन का। अच्छा, अब ये भी एक फनकारी लगा दी उसने। जो 60% वेरिएबल है ना, उसमें उसने कहा है कि 6 मिलियन किसका फ्यूल है, जनरेटर का। व्हेन जनरेटर इज यूज्ड इट ऑपरेट्स एट फुल कैपेसिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वो कहता है जनरेटर हमारा अलग से लगा हुआ है ना, उसने जब चलना है तो उसने 6 मिलियन का ही पेट्रोल खाना है। ठीक है, उसका फ्यूल 6 मिलियन ही लगना है, चाहे आप एक प्रोडक्ट बनाएं चाहे एक 100 प्रोडक्ट बनाएं। इसका मतलब ये है तो वेरिएबल कॉस्ट ही, लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट एक तरह की अनअवॉइडेबल है, तो मतलब फिक्स कहना मुनासिब नहीं है। वैसे तो हम यही कह रहे थे ना कि वेरिएबल जो है वो प्रोडक्शन की वजह से वैसे वो सही है, इसको फिक्स कह भी सकते हैं आप, लेकिन बहरहाल ये वेरिएबल कॉस्ट में उसने एक पोर्शन ड्रामे, क्योंकि हमने क्या रट्टा लगाया रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स में कि वेरिएबल कॉस्ट तो हमेशा क्या होती है, रेलेवेंट। अब उसने कहा वेरिएबल कॉस्ट 60% है, लेकिन इसमें 6 मिलियन ऐसा है कि जो फुल कैपेसिटी पर ही चलना है, जनरेटर ने प्रोडक्शन लेवल से चेंज नहीं होता। तो इसको आप अगर फिक्स कहना चाहें तो कह लें, वरना ये वेरिएबल अनअवॉइडेबल भी कह सकते हैं, इररेलेवेंट है, ये रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट के अंदर 2 तरीके हैं। फिक्स कॉस्ट लेनी है तो दोनों जगह पे ही ले लो सेम, नहीं तो दोनों जगह पे मिस कर दो, आंसर वुड बी सेम, आंसर वुड बी सेम। ठीक है ना, हाँ, वो अलग बात है। जो बाकी बचेंगे ना, जो बाकी बचेंगे, यानी 60% के बाद 40 के बाद 60 बचा, 60 में से 6 भी निकल गया, जो उसके बाद में बचा है, ये है वो मुसीबत। जो सारी प्रोडक्ट्स के लिए तो एज इट इज लिख देंगे, लेकिन आपको अगर ए डिसकंटिन्यू करनी है तो वो कम करना पड़ेगा। तो हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, टोटल और टोटल माइनस ए, टोटल माइनस ए, हर जगह पे ये करेंगे। बहुत आसान है ये पॉइंट, इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा। सेल्स, आगे भी देखो, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड। अब इसको पकड़ लिया उसने, इस 12,000 को पकड़ लिया। हम ट्री बनाते, मैं ट्री बनाता जाऊंगा, ठीक, 12,000 लिखूंगा, ऐसे ही तोड़ता जाऊंगा। कहता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इंक्लूड डिलीवरी एक्सपेंसेस ऑफ 5 पर यूनिट। अब ये वेरिएबल है, सिंपल 5 पर यूनिट, तो यूनिट्स भी गिवन है 80, 140, 100, यानी आप ये देखें ना, अगर हम कंटिन्यू करते हैं ऑल प्रोडक्ट्स तो 4 लाख यूनिट्स हैं, और अगर हम इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो 3,20,000, तो 4 लाख इंटू 5, 3,20,000 इंटू 5, कितना आसान है। ठीक है, नेक्स्ट इज एंड कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल, ये भी वेरिएबल है। अब सेल्स निकल रही हैं, टोटल का ले लो 5%, और टोटल माइनस दिस करके जो बचे उसका ले लो 5%, ये दोनों वेरिएबल हो गए। अब बोलो, सवाल पूरा नहीं होगा, वो 2 पॉइंट्स खपाएंगे, आधा पौना घंटा उस पर लगेगा, ये तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको एंड पे रखा था कि जो रिसेंट टाइम में एडजस्टमेंट्स आई हैं वो बिल्कुल वही इमीडिएट में ज़रा थोड़ी कम इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए मैंने कहा चलो बाद में कर लेंगे, ज़रा तैयारी कर लो जाके आप लोग, ठीक है ना। तो जो चीज़ें आपको करवाई हैं बहरहाल वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको टिका के करना, ठीक है। मैंने बता दिया है पहले क्लास के अंदर कि डिसीजन मेकिंग में से तो खैर कुछ भी आ सकता है। अब इस दफ़ा 3 सवाल आए हुए थे, जैसे अभी फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल आया हुआ था, रेलेवेंट कॉस्टिंग का भी आया हुआ था। अब सीवी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम नहीं आया। उसके बाद आपका लिमिटिंग फैक्टर आ सकता है, प्योरली जो मल्टी प्रोडक्ट वाला लिमिटिंग फैक्टर है। मेरा वैसे तुक्का होता है, साल का तुक्का होता है, कोई पेपर से पहले आ सकती हैं ये चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि आ जाए। मतलब कि मैंने बच्चों को कहा कि FOH का पूरा सवाल आ सकता है, छोटा मोटा सवाल आए, वो छोटा मोटा आया था ना। FOH का तो पूरा एक ग्रिड है ना अलग से, ठीक है। उसके बाद आपका EOQ बिल्कुल उसने छेड़ा ही नहीं, आ सकता है। आपका जो है वो जॉइंट बाय प्रोडक्ट आ सकता है, जॉइंट बाय प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग पे भी आते हैं। चलो उस पर चल लो, चलो उसी पे चल लो। EOQ के बाद लर्निंग कर्व जो है,
अब ये लर्निंग कर्व लेबर का कॉन्सेप्ट है, अलग से भी आ सकता है, डिसीजन मेकिंग मिक्सर को भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि लास्ट टाइम जी बिल्कुल भी बैच वाइज नॉर्मली वो करता है, बच्चे उसमें फंसते हैं तो नॉर्मली बैच वाइज करता है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, आपको सब कुछ आता है, ध्यान से कर लेना, ठीक है। उसके बाद CVP बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आया ही नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं ये कह रहा था कि जॉइंट बाय, अच्छा इसके बाद लिमिटिंग फैक्टर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो आपका फर्दर प्रोसेसिंग भी आ गया, शटडाउन भी आ गया, ठीक है। थोड़ा सा लिमिटिंग फैक्टर का टच था भी सही बाहर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो आउटसोर्सिंग डिसीजन या लिमिटिंग फैक्टर, मुझे ज़्यादा ये लग रहा है कि शायद लिमिटिंग फैक्टर आ जाए ज़रा, ठीक है, जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स का है। बाकी ये सिर्फ अंदाजे होते हैं बेटा, जो छोड़ के जाओगे वो लाजमी आएगा, ये मेरी बात याद रखना, छोड़ के कुछ नहीं जाना होता, ठीक है। उसके बाद लेबर मुझे लगता है ऐसे लर्निंग कर्व के साथ ही आए, शायद आएगा भी सही तो, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग साथ मिक्स कर दे शायद, मे भी, ठीक है। उसके बाद जॉइंट बाय प्रोडक्ट, ये सब क्या है असल में, और कुछ नहीं होता। पिछली बार नहीं आया ना जॉइंट बाय प्रोडक्ट, ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी आए, हो सकता है फिर वो FIFO को वाला दे दे आपकी आखिरी कैटेगरी छेड़ने के लिए कि बच्चा जॉइंट बाय प्रोडक्ट करके आएगा। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि इनको ज़रा अच्छी तरीके से कर लेना। बाकी आपका मिक्स यील्ड मुझे लगता है कि आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा ना लेकर जाओ, दूसरा लाजमी करके जाना। हो सकता है आई कैप भी ये देखता है कि बच्चा ट्रेंड को देख रहा है, उस्ताद ट्रेंड को देख रहा है, तो जो चॉइस वाले हैं ना उनको ज़रूर मारता है। हाँ कोई बात नहीं, टारगेट आता भी कभी कभी है, बहुत पुराना कभी कभार आया हुआ, बहुत कम आया हुआ है, लेकिन जो देखो आपको जो रिवीजन प्लान दिया है ना, उसमें एक सवाल भी आपने नहीं छोड़ना। मकसद सिर्फ ये है कि पेपर नाइट में बैठ के इन 2-4 चीज़ों को अगर आप देख लोगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये सिर्फ इतनी सी ही बात होती है, वरना आप जो छोड़ के जाओगे लिखवा लो मुझसे, वो लाजमी आएगा। छोड़ के कुछ नहीं जाना, हमने कुछ भी नहीं ना छोड़ा। तो जो चीज़ कम की है वो आपको कम ही सवाल गिवन है, वो कम उतनी करके लाजमी जाना, वो रिस्क कवर करने के लिए होता है। अगर उसमें सवाल आ जाए तो टाइम ना ज़ाया करो यार, किस तरफ ले गए मुझे। अच्छा जी, तो 70% ऑफ रिमेनिंग सेल्स आर फिक्स्ड, चलो जी अच्छा हो गया, ये आसान है। एडमिन एक्सपेंसेस आर जनरली फिक्स्ड, हाउएवर 2% ऑफ कॉस्ट कैन बी सेव्ड फॉर एवरी 10% रिडक्शन इन टोटल सेल वॉल्यूम। अब एडमिन सारे के सारे फिक्स्ड हैं, ठीक है। वो कहता है हर 10% प्रोडक्शन वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम, प्रोडक्शन या सेल वट सेल, हर 10% रिडक्शन ऑफ सेल वॉल्यूम के ऊपर 2% सेविंग मिलेगी। तो ये तो फिर रेलेवेंट हो जाएगा ना। देखो ना, प्रोडक्ट ए जो है वो 24,000 की सेल है, यूनिट्स की बात करो तो 80,000 यूनिट्स हैं, तो 80,000 को डिवाइड करो 4 लाख से, ये 20% बनता है। क्या ख्याल है, यानी 4 लाख, यानी कि 4 लाख को 10% कम करें तो 40,000 बनता है ना। तो 4 लाख को एक 10% कम करेंगे तो 2% इस कॉस्ट की सेविंग हो जाएगी 6,000 में से, और मजीद 10% कम करेंगे तो 2% और। तो आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, इंटू 4% करके ये सेविंग निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। बाकी सारे फिक्स्ड हैं। उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस वाला गंदा पॉइंट है, जिसमें कहता है इंटरेस्ट ऑन रनिंग फाइनेंस है, वर्किंग कैपिटल है, चलो ये कर लेते हैं। और SIL फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग 60 डेज इन्वेंट्री फॉर रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स, ये भी इसी के साथ ही यूज होना है, क्योंकि ऊपर डेटर का पॉइंट दिया उसने .1, नीचे उसने इन्वेंट्रीज का पॉइंट दिया, यही तो करंट एसेट्स हैं, और पूरे सवाल में कोई करंट लायबिलिटी नहीं है। तो करंट एसेट्स -0 करेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, उस पर आपने लगानी है परसेंटेज। देखेंगे करना क्या है, फिलहाल तो ये 4 पॉइंट्स के अलावा मैं सवाल करने लगा हूँ, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स के अलावा फॉर्मेट बनाते हैं, कॉन्टिन्यू ऑल प्रोडक्ट्स और डिसकॉन्टिन्यू प्रोडक्ट ए कर लेते हैं। रेलेवेंट इनकम में सिर्फ सेल रेवेन्यू है, कोई रेंटल इनकम वगैरह नहीं आई। और रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर मेरे ख्याल से मटेरियल 1 मिनट में निकलेगा, लेबर को छोड़ देंगे। उसके बाद ये सारे के सारे हम ऐसे ही करते जाएंगे, हेडिंग बना के FOH, उसके बाद सेल, एडमिन और फाइनेंशियल को एंड पर छोड़ देंगे, ठीक है। उसके साथ एंड पे लड़ाई करेंगे, डन हो गया, ठीक है। तो इवैल्यूएशन ऑफ नहीं, शट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, ये इवैल्यूएशन ऑफ, अच्छा जी, इवैल्यूएशन ऑफ शट डाउन ऑफ ए, ठीक है जी। अब इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप कंटिन्यू कर लें सारी प्रोडक्ट्स को, या आप डिसकंटिन्यू कर दें एक को, ठीक है। तो
जो भी आ जाए बस पास हो जाए। सही बात है, कुछ करना भी पड़ेगा वैसे थोड़ा बहुत। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, कंटिन्यू ऑल प्रोडक्ट्स। तो कितने यूनिट्स बनेंगे जी, 400,000 यूनिट्स। ऐसे ही लिख रहा हूँ कहीं काम आ जाए, काम आने हैं बल्कि आगे वो जो यूनिट्स वो पर यूनिट वाले गिवन थे ना वहाँ पे या कहीं और पे भी। और डिसकॉन्टिन्यू प्रोडक्ट ए। ठीक है जी, तो अगर डिसकॉन्टिन्यू कर दें तो 80,000 निकल गए, 3,20,000 यूनिट्स आएंगे। ठीक है जी, ऊपर हम लिख लेंगे रुपीज़ इन वट एवर, रुपीज़ इन 1000 ही चलेगा काम, सारा डेटा भी 1000 में है तो हम भी इसी में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुपीज़ इन 1000 लिख लें। ठीक है बच्चों, ओके डन। अच्छा, अब बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल काम है, अनलेस कि आप लेबर और फाइनेंशियल चार्जेस वाले पॉइंट पे आ जाए, बाकी बहुत सिंपल काम है। ठीक है, तो वन बाय वन करते चलते हैं जी। अगर हम कंटिन्यू करें सारी प्रोडक्ट्स तो सेल कितनी, 1,20,000। और अगर हम डिसकंटिन्यू कर दें ए को तो सेल कितनी, 1,20,000 माइनस 24,000। मैं तो कहता हूँ ये ब्रैकेट में ही कर लेंगे, क्या ख्याल। तो रेलेवेंट नहीं, 4 नंबर नहीं मिले तुम्हें रेलेवेंट इनकम में। नहीं, आप मार्किंग स्कीम देखोगे ज़्यादा नंबर भी उन्हीं पॉइंट्स के हैं जिनमें मसले ज़्यादा हैं। तो बहरहाल उन पॉइंट्स के ऊपर फाइट करने से कोई 1-2 नंबर वहाँ से मिल जाते हैं, अगर 3-4 नंबर का पॉइंट हो तो 1-2 नंबर फिर भी मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पक्के पक्के नंबर मिल जाते हैं। तो टोटल सेल रेवेन्यू मैं ऐसे लिख देता हूँ जी, कंटिन्यू करें तो 1,20,000 ऐसा ही है। और अगर डिसकंटिन्यू करें तो यहाँ पे ब्रैकेट में कर दूँ, ठीक है, समझ आ जाएगा। ये जी 1,20,000 रुपीज़, 1,20,000, 1000 कॉमन है, माइनस कितना है जी 24,000 की सेल जो है वो ए की। यानी अगर हम डिसकंटिन्यू कर दें ए को तो सेल कितनी होगी, 96,000। तो ये हमारे जितने तीनों सवाल थे ना उनमें यहाँ पे रेवेन्यू नहीं आता था। उसकी वजह ये होती थी कि एक ही प्रोडक्ट होती थी, वो कहते थे ये डिसकंटिन्यू कर दें, फैक्ट्री बंद कर दें। वो मुश्किल सवाल होते थे। ये आसान सवाल इसलिए है, फैक्ट्री चल रही है, बस एक प्रोडक्ट को हम कर रहे हैं अलग, इसलिए ये आसान है, इसलिए जी बेटा। नेक्स्ट इज, भाई ज़रा पॉज करना, यहीं पे स्टॉप किया था। अच्छा जी बेटा, अब सेल्स की तरह से मटेरियल भी हो जाना है, लेबर को हम रोक देंगे, इसकी जगह हम छोड़ देंगे, मटेरियल कॉस्ट ले सकते हैं, लेबर को रोक देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, फाइनेंशियल चार्जेस को छोड़ देते हैं। चलें तरतीबवार फिर काम शुरू करें, चलो बिस्मिल्लाह जी। मटेरियल बिल्कुल सेम, मटेरियल अगर कंटिन्यू करें ऑल प्रोडक्ट्स रेलेवेंट, तो पूरा आ जाए अल्लाह करे यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट्स। आप एक लाइन छोड़कर लिखा करें अगला, कोई ना कोई चीज़ आ जाती है, कोई ना कोई चीज़ आ जाती है बाद में, ठीक है ना जी। रेलेवेंट कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट जी, अगर कंटिन्यू करें ऑल प्रोडक्ट्स तो 30,480 है, और अगर ए को डिसकंटिन्यू कर दें तो 30,480 माइनस 12,000 कर दें तो 30,480, और अगर ए को डिसकंटिन्यू कर दें तो रुपीज़ 30,480 में से अलग वर्किंग भी कर सकते थे आप, 12,000 है, ले जी 18,480। ठीक है, नेक्स्ट लेबर को पूरे एजाज़ व इकराम के साथ यहाँ लिखकर खाली छोड़ दें जगह, इसकी वर्किंग कर लेंगे। तो लेबर कॉस्ट को हम वर्किंग में करेंगे, वर्किंग नंबर भी अभी हमने डिसाइड नहीं किया जी। हाँ वो ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल छोड़ दो, मैंने कहा लेबर को छोड़ दो। ऑल में बिल्कुल वही आना है, एज इट इज़ आना है, यानी कि वहाँ पर भी मतलब नंबर आपके वो भी अवेलेबल ही थे आपको। ऑल के अंदर तो ये नंबर, ऑल के अंदर तो सारे का सारा एज इट उठकर आ जाना है ना इधर, ठीक है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट है जी फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में पॉइंट नंबर
4 को पढ़ते हैं। 40% of factory overheads are fixed. Variable overheads include generator 6 million. When generator is used, it operates at full capacity irrespective of blah blah and blah. तो factory overheads fixed FOH है, उसके बाद वेरिएबल FOH में फ्यूल है, और उसके बाद वेरिएबल FOH अदर है, अदर। तो छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, उससे फिगर्स निकाल कर लाते जाएंगे, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1 यहाँ से ना कर लें शुरू, यहाँ से कर लें, यहीं पे वर्किंग 1 जी। इधर देखें जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल बताएं जी, कितने सवाल में गिवन 36,000 है। अब इसको ट्री बना लेते हैं जी। सबसे पहले 40% इज फिक्स्ड, 40% इज फिक्स्ड, कितना बनता है, बल्कि यूं करते हैं जगह बचाए, फिक्स्ड है जनाब 40%, कितना बना 14,400 रुपये। ये क्या हो गया जी, इररेलेवेंट, ठीक है। उसके बाद 60% वेरिएबल है, वेरिएबल 60% है, ये 21,600 है। इसमें फिर थोड़ा सा मसला है जी, इसमें थोड़ा सा मसला क्या है जी, अच्छा जी, इसमें क्या है जी, फ्यूल जी, फ्यूल कितना है 6,000, ये अनअवॉइडेबल है, तो इसको आप अनअवॉइडेबल कहें तब भी इररेलेवेंट है। फिक्स कह लें अगर कहना है तो, फिर भी फिक्स होती नहीं है वैसे, असल में वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल है पर चलने के हिसाब से चलेगा, तो फिर जितनी है उतनी है, इस ए की वजह से इस पर कोई असर नहीं पड़ना जी। उसके बाद अदर्स है, तो अदर्स को बैलेंसिंग ले लेंगे हम 15,600, ठीक है जी। ये 15,600 क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, और ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो इस वजह से ये क्या है, रेलेवेंट है, ये चेंज होने वाली है, ये चेंज होने वाली कॉस्ट है। अब इधर देखो, अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ 14,400 लो तो फिर यहाँ भी ले लो, ठीक है, क्योंकि आप ए को डिसकंटिन्यू भी कर दो ना तो ये कॉस्ट आनी आनी, ठीक है। आप दोनों जगह ले लो या दोनों जगह छोड़ दो, फ्यूल दोनों जगह ले लो या दोनों जगह छोड़ दो, आपकी मर्जी है, क्या करना चाहेंगे, छोड़ देते हैं। तो ये क्या है जी, ये चूँकि हम यूँ कर देते हैं, हम कहते हैं जी 14,400 रुपये है, ठीक है। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ कि ये 14,400 रुपये है, वर्किंग नंबर 1 में देखें, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये इररेलेवेंट है, ठीक है। तो इररेलेवेंट है तो आप यहाँ पे ना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में कोई असर नहीं। उसके बाद आप फ्यूल के बारे में लिखें जी ₹6,000, ये सवाल में गिवन था, इसको कहें ये क्या है, ये नहीं लिखना होता, ये आपके लिए लिख रहा हूँ, अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, ठीक है। नज़र आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है, ₹6,000 जो है ये कॉस्ट है जो फ्यूल की, ये अनअवॉइडेबल है, इसलिए इसको या तो दोनों जगह ले लो या दोनों जगह छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बारी आती है अदर वेरिएबल ओवरहेड्स की। अगर हम ऑल प्रोडक्ट्स कंटिन्यू करें तो ये 15,600 है, भाई ये कॉस्ट है प्लीज़, ये 15,600, और अगर हम ए को डिसकंटिन्यू कर दें तो कितना होगा, 12,480 भाई ने बोला है, कोई और ऑप्शन 12,420 तो हो गए, तीसरा ऑप्शन है। हाँ जी, बहुत सिंपल सी बात है कि हमारी ये कॉस्ट जो गिवन है ये 4 लाख यूनिट्स की गिवन है, मैंने ऊपर यूनिट्स इसीलिए लिखे थे,
ठीक है, ये 4 लाख यूनिट्स की कॉस्ट है। अगर इसको डिवाइड बाय 4 लाख करें, पर यूनिट आ गई ये वाली, इनटू 3,20,000 करेंगे तो ये आ जाएगी। इन्नी की सारी गल है जी। तो रुपीज़ 15,600 ये आपको मिला कहाँ से? वर्किंग वन से। डिवाइड करो इसको 4 लाख यूनिट से, जगह ही कोई नहीं यार, 400 यूनिट्स क्यों करूँ मैं? अच्छा ठीक है, फिर भी ज़रा खुली डुली वर्किंग करने दें मुझे जी। उधरों लिख के आना सी ना थोड़ा जा जी बेटा। रुपीज़ 15,600 वर्किंग नंबर वन से आए, डिवाइडेड बाय 400 यूनिट्स 1000 में इनटू 320। ये समझ आ रही है? 4 लाख यूनिट से तो असल में कॉस्ट भी 1000 में थी, तो बच्चों ने कहा कर लें 320 ही। और 320 ये कहाँ से आया है? ये हमने स्टार्ट में ही डिसाइड किया था, आप नहीं बताया था मुझे कि 4 लाख यूनिट्स है। अगर इसको डिसकंटिन्यू करें तो ये 80,000 गए तो 3,20,000 यूनिट्स आ गए। ठीक है, एक तो ऊपर कोई चीज बता दी है, दोबारा उसको नीचे बतानी नहीं कोई जरूरत नहीं जी। कितना आया? 12,480। ये सही बताया था इसने बच्चे ने, हैं? गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, ये पॉइंट हो गया जी। अब सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ज़रा दिमाग के अंदर ऐसे ही खुद करो, जल्दी से दिमाग के अंदर करो, लेकिन जल्दी से कर लो। ये अब 12,000 की लड़ाई है, ऐसे ही है, 12,000 के ऊपर मुसीबत है। जी बच्चों, क्या नाम है जी इनका? सेल्स, कौन से खर्चे? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल है जनाब 12,000। ये ऊपर वाले सब मिक्स हो रहा है थोड़ा सा। जी टोटल कितना है जी? 12,000। अब 12,000 की आगे लड़ाई है। कहता है इसमें शामिल है डिलीवरी चार्जेस जो कि पर यूनिट है, कमीशन है जो कि परसेंटेज ऑफ सेल है, और बाकी अदर्स हैं जिनके अंदर कुछ फिक्स हैं और कुछ वेरिएबल है। ठीक है, तो वन बाय वन करते जाए। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये वाला काम हम ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कोशिश। ज़रा वर्किंग थोड़ी सी तंग हो रही है, लेकिन मैं इसको ऐसे ना कर लूँ, यहाँ से शुरू, ज़रा यहाँ से कर लूँ, यहाँ तक वर्किंग आ रही है ना, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट ज़रा अगर इधर से शुरू हो जाए लिखना, को मसला तो नहीं होगा आपको? यहाँ चल रहा था और यहाँ से आते आते ऐसे हो गया। चले यहाँ से करते हैं जी। बेटा क्या नाम है जी? सबसे पहले नहीं, वो कौन सा वेरिएबल? डिलीवरी एक्सपेंसेस लिखें सिर्फ, और फिर वेरिएबल कमीशन लिखें सिर्फ। तो डिलीवरी वेरिएबल डिलीवरी एक्सपेंसेस लिख दें। वेरिएबल जगह असल में तंग है, वेरिएबल डिलीवरी एक्सपेंसेस। अब दोनों का मैंने लिखना है। पर यूनिट उसने 5 रुपये कहा था, ठीक है, तो ₹5 पर यूनिट इंटू 400 यूनिट्स, 4 लाख हो गया। ठीक है ना? और लिख सकता हूँ थोड़ा सा, थोड़ी सी गुंजाइश मिली है। ₹5 पर यूनिट इंटू 400 यूनिट्स, और दूसरा ₹5 पर यूनिट इंटू 320 यूनिट्स। जी बेटा, तो सेल इतनी हुई है ना, कोई स्टॉक ही नहीं है। नहीं फिनिश गुड्स का स्टॉक नहीं, फिनिश गुड्स का, हाँ नहीं, सेल्स 120 रुपीज़ की सेल्स हैं।
वो सेल्स की अमाउंट पर परसेंटेज से कमीशन निकालेंगे। ये तो पर यूनिट है ना, तो इसलिए यूनिट्स के हिसाब से चलेंगे हम, ठीक है। क्या देखो ना, सेल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड डिलीवरी एक्सपेंस ऑफ 5 पर यूनिट सोल्ड एंड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल्स, ठीक है। 70% ऑफ रिमेनिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड, और बस ठीक है। ये दोनों चीजें निकाल के जो बकाया 70% है वो फिक्स्ड है, और जो 30% बचेगा बकाया वो वेरिएबल होगा। हाँ इस तरह ही है। देखते हैं, 70% ऑफ रिमेनिंग सेल्स को उसने कहा है, वो देख लेते हैं। फिलहाल तो मैंने जो स्टेप कहा है वो तो लिख लूँ, ठीक है। क्या ख्याल है, कर सकता हूँ ना जी। तो रुपीज़ 2000 कंटिन्यू करें तो ये 2000, ये इधर भी लिख सकता हूँ मैं। ये इधर क्या है जी, क्या है जी, ये वेरिएबल डिलीवरी एक्सपेंसेस आ गए। बस वर्किंग में यहाँ शो, वहाँ वर्किंग कर दे तो यहाँ पे शो करनी, तो कितने जी 2000, ठीक है, सही है ना। और ये तो हमने अब निकाल लिया इसको साथ ही जी, कितना 1600। ऐसे ही वेरिएबल कमीशन है। अब ये सेल्स की अमाउंट का है, ठीक है। सेल्स की अमाउंट टोटल पकड़ो, 1,20,000। बल्कि ऊपर सामने के बने, ये हमने निकाली हुई है इसकी, ज़रा उधर दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है जी। 1,20,000 रुपीज़, 1,20,000 का 5% और रुपीज़ 96,000 का 5% जी, 6,000। अच्छा एक मिनट, ये 6,000 करंट टोटल 12,000 है ना, जिसमें से ये 6,000 भी आ गया। ये क्या है जी, वेरिएबल कमीशन, कितना 6,000। अब बाकी जो बचता है ना, उस पर भी लड़ाई पड़नी है, ठीक है, कोई नहीं, ईजी है, मुझे पता है। हाँ जी, बाकी इधर ये अब हम क्या कह रहे हैं, अगर ए को निकाल दें तो कितनी कितनी कमीशन बनेगी। तो ये तो 12,000 तो है ना, जो ऑलरेडी ए की शामिल करके हुआ था, ठीक है जी, बोलो 4800, ठीक है। अब पढ़ते हैं आखिरी लाइन को ध्यान से। अब वो कहता है, किधर गया ये, 70% ऑफ रिमेनिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आर फिक्स। तो पहले रिमेनिंग निकालो, फिर उसका 70 फिक्स है, तो उसमें से फिर बाकी क्या निकलेगा, वेरिएबल, ठीक है। तो रिमेनिंग, अब ये रिमेनिंग जो है, ये मैंने बैलेंसिंग निकालना है। रिमेनिंग कितना निकला, 4,000, ठीक है जी। इस 4,000 का फिर 70% क्या है, फिक्स्ड है, और बाकी तो फिक्स्ड, इसका 70% बन गया, और वेरिएबल इसका 30% बन गया जी। फिक्स्ड बताओ, ये इररेलेवेंट हो गया, और 9,000 1200, मैं भी क्या जी, 1200, ये क्या हो गया, वेरिएबल, ये वो चेंज होने वाला है, ठीक है। अब चाहो तो फिक्स लिख लो, डैश लगा दो, जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दें, ताकि आपको तरतीब आपकी ख़राब ना हो। फिक्स सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डैश लगा दो, नहीं लिखना ज़रूरी ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि छोड़ दो, लिख दो तो बेहतर है, लिख दो तो वैसे बेहतर है मेरे ख्याल से जी। फिक्स्ड, बल्कि पहले वो वेरिएबल आ गया ना, ये लिख लो, वेरिएबल, अदर वेरिएबल कॉस्ट। अब इधर देखो, अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 1200। ये 1200 वर्किंग टू से हमें मिली है, ठीक है, वर्किंग टू रेफर करेंगे, लेकिन यहाँ लिखने के लिए ये वाला काम करना पड़ेगा। रुपीज़ 1200 कौन सी वर्किंग से आया, वर्किंग टू से, डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय, सेम टू सेम काम चल रहा है, समझ आई है। एक बार पकड़ में आ जाए ना बात, तो फिर काफ़ी हद तक चीज़ें वैसे ही होती चली जाती हैं। चले खैर, 900, ठीक है जी। और उसके बाद फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या तो दोनों तरफ ले लो या दोनों तरफ छोड़ दो। 2800, हाँ नहीं ले रहे ना तो नहीं लो, अभी भी ना लो, हमारा ये तरतीब चल रही है हमारी। ये वर्किंग नंबर 2 से ही मिला है हमें, जो अदर था। लिखना यहाँ लिख लो, जैसे यहाँ लिखा था, लिखो जी, वर्किंग रुपीज़ 2800, वर्किंग नंबर 2 से आया है,
जिसको हम क्या कह रहे हैं जी, इररेलेवेंट है, इसलिए मत लो। और रह गया सिर्फ एडमिन। अब एडमिन जो है ना, एडमिन ये बहुत आसान था। एडमिन में उसने कहा जनरली तो सारे के सारे क्या होते हैं जी, फिक्स्ड होते हैं, जनरली फिक्स्ड है। हाउएवर 2% ऑफ कॉस्ट कैन बी सेव्ड फॉर एवरी 10% रिडक्शन इन टोटल सेल वॉल्यूम। तो मैं तो आपको ज़बानी कलामी करा गया, अगर वर्किंग करना चाहो तो वर्किंग भी कर सकते हो अलग से, कि आप देख लो 20% डिक्रीज़ इन वॉल्यूम है अगर आप ए को डिसकंटिन्यू करते हो ना। देखो पहली बात तो ये है कि आपने एडमिन एक्सपेंसेस में यूँ कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना चेंज आ रहा है मेरे ख्याल से। एडमिन कॉस्ट कितनी है, 6000। इधर देखो, अगर आप इसको सारी प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू करते हो तो ये कितनी आएगी, 6000। दूसरा तरीका भी है, ठीक है। और अगर आप इसको ए को डिसकंटिन्यू करते हो तो अब आपको 6000 में से सेविंग मिल जाएगी 6000 का 4%। अगर आपने ये कंफर्म करना है कि 4 क्यों लिया, 2 जमा 2 क्यों किया है, तो आप बेशक साइड पे छोटी सी वर्किंग कर लो कि 80,000 बटा 4 लाख करें तो 20% बनता है, यानी 20% डिक्रीज़ आएगा। वो कह रहा था हर 10% डिक्रीज़ के ऊपर आपको 2% सेविंग मिलनी है, तो अगर 20% डिक्रीज़ आ रहा है तो फिर 4%, ठीक है। तो ये कितना बनता है, वही 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 किया हुआ है, -4% वही किया हुआ है। 2% असल में लिखा हुआ था ना उससे, तो मैंने 4% दिखाना चाहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। 57। अब आप यूं भी कर सकते थे, आप यहाँ पर ना लेते, यहाँ पर पॉजिटिव सेविंग ले लेते, लेकिन चूंकि हम चल रहे हैं इसी अप्रोच के ऊपर कि जहाँ पर कॉस्ट है यहाँ पर कॉस्ट नहीं है, ये कंटिन्यू करें तो ये कॉस्ट आएगी, डिसकंटिन्यू करें तो ये कॉस्ट आएगी। जो दोनों में सेम थी वो तो मैंने उसको इरेलेवेंट किया, उसमें मैंने कहा है आप दोनों में ले सकते थे। तो ये अप्रोच भी है दूसरी, जब सारी की सारी दूसरी अप्रोच चल रही है तो यहाँ पर फिर ये मत लो, ऐसी खामखा कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और जनाब आखिरी क्या रह गया, फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस। तो बस एक ये रह गई फिगर, तो फाइनेंस चार्जेस। अब इसको भी इंशाल्लाह हम एक वर्किंग में करेंगे, यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, उसके बाद हम करेंगे टोटल, क्योंकि और तो कुछ बचा नहीं ना, एक दो लाइनें आप छोड़कर करते हैं टोटल। मेरे पास तो ज़रा जगह की कमी होती है ना बेटा, ये करने हैं, ये मैं तो करवाऊंगा, पर्चे में नहीं करने होते ऐसे पॉइंट ना समझ आए तो जाने देते हैं, कोशिश करते हैं गिवन टाइम के अंदर हो गए, नहीं हुए अगले सवाल में चलो, अगले सवाल में भी ऐसे आसान नंबर पड़े होंगे आपके पास, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से तो 15 नंबर में से 7 से 8 नंबर तो आपके आ ही जाने चाहिए थे यहाँ तक काम करके। बाकी भी इंशाल्लाह जब आप फाइट करते हैं, को गिवन टाइम के अंदर बैठे हुए उस चीज़ को थोड़ा छेड़खानी करते हैं, तो कोई ना कोई कभी सही भी हो जाता है और कभी यहाँ पे हम डिसीजन कर देंगे। नहीं 11 नहीं आए, थोड़े कम आए हैं, जब पॉइंट्स देखोगे तो पता लगेगा, ठीक है जी। अब कौन सा पॉइंट पहले करना चाहिए, मेरे ख्याल में फाइनेंस चार्जेस, चलो लेबर वाला कर लें। SIL पढ़ो, इसमें ना बस वो मिसिंग फिगर्स की तरह से चलना था, एक फिगर मिसिंग दूसरी, ऐसे बस बड़े मज़े का काम है। टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं आप, चलो काफ़ी हो गए ट्रीज, अब टेबुलर फॉर्म में करते हैं वर्किंग ऐसे, यानी कि डिफरेंट वर्किंग के पैटर्न हैं, जैसे मर्जी करें। फॉर्मेट की सिर्फ रिक्वायरमेंट पे पाबंदी है, वर्किंग की कोई पाबंदी नहीं होती। जिधर को आपका पेन जाए, दिमाग जाए, कैलकुलेटर ले जाए, चलते जाएगा, फिगर जहाँ से निकल आए पर उठा कर फेंक दो। SIL employs all direct labor team of 30 employees, each with the ability to engage in production process for any of the 3 products. Each employee works, पढ़े ये मैंने कैसे गेम डाली थी, मैंने कहा देख लूँगा।
नहीं, मैं सोच रहा हूँ ना, मैं ट्री से नाप, ट्री से करवाऊँ, तो ट्री वाला तो मैंने किया हुआ था, मैंने सोचा था इसको ट्री से ही कराऊंगा। चलो जी, अगर ट्री से करना होगा तब भी ठीक है। ये सवाल ऐसे कर, मैं तो यहाँ पे किया होता है सवाल, बस ये देखो, ये मैंने सवाल किया होता है, शरिया जी मैंने सवाल किया होता है, ऐसे ही सवाल करना होता है, पर्चा पढ़ते हुए सवाल करना होता है सब, ठीक है। अच्छी राइटिंग है भाई, ये चला दें यार ऐसी, यार बस होगी मेरी। अब जिसको ठंड लगती है वो सीट बदल ले, जल्दी कर दें यार। अच्छा जी, SIL एम्प्लॉयज़ अ डायरेक्ट लेबर टीम ऑफ, ठीक है जी, ट्री को छोड़ें, ट्री से मैंने किया था, लेकिन अब थोड़ा सा दूसरा वर्जन भी देख लेना चाहिए, ठीक है, सही है ना। मैं दूसरे, मतलब बेसिकली वर्किंग है, आपने किसी भी तरीके से फिगर निकालनी है, 2-3 ट्रीज बना लिए ना, अब 2-3 वैसे टेबलर फॉर्म में वर्किंग करके देख लेते हैं, ठीक है। SIL जैसे आपको ईजी लगे और समझ आ रहा हो वैसे वर्किंग करें, वर्किंग में कोई कैद नहीं है, ये वर्किंग है, प्रॉपर वर्किंग है, जैसे मैंने आपको करके वर्किंग रेफर करके दी है इसीलिए, ठीक है। SIL employs a direct labor team of 30 employees, each with the ability to engage in production of any of the 3 products. 3 प्रोडक्ट्स हैं ऊपर, जो लेबर है वो किसी में भी काम कर सकती है। ईच एम्प्लॉय वर्क्स एन एवरेज ऑफ 200 आवर्स पर मंथ एंड, अच्छा अब कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 30 एम्प्लॉयज़ हैं, और ये 200 आवर पर मंथ करते हैं, और हमने 1 साल का डिसीजन लेना है सारा, इंटू 12 करें तो आंसर इज़ 72,000 भाई। क्या नहीं, 72,000 तो पहले भी देखा देखा लग रहा है, वो 7200 था, ये भी 72,000 था, वो भी 72,000 था। चलो जी, ये 72,000 लेबर आवर्स जो हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं। ओवर टाइम इज़ वर्कड एट 300 पर आवर। अच्छा, अब जितने आवर्स अवेलेबल हैं नॉर्मल जो हैं वो तो हमें पता लग गए, ओवर टाइम का रेट दे दिया है, और आगे कहता है ओवर टाइम आवर्स आर इक्वली एलोकेटेड बिटवीन 3 प्रोडक्ट्स। यानी पागल ना बनना सेल वैल्यू पर, उसने कहा भी था मटेरियल लेबर को छोड़कर बाकी चीज़ें अगर बांटना चाहो तो वो सेल की बेस पे बांटना, तो ये लेबर है ना, इसके बारे में उसने खुद बता दिया इक्वली। हाँ, ओवर टाइम के आवर्स जो हैं वो क्या करते हैं, A, B और C में इक्वली बांट देते हैं, अब उनकी मर्जी है। अब ओवर टाइम कहीं से तो निकलेगा, पढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू यूनियन एग्रीमेंट, लेबर कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ एग्रीमेंट विच इज 18 मंथ, यानी कि ये तो कहानी खत्म हो गई। हमारे डिसीजन मेकिंग चल रही है 1 साल की, 1.5 साल तक उनको निकाल ही नहीं सकते, इसलिए रहने दो, इन्होंने इतने रहने फिलहाल, ठीक है। हाउएवर आइडल आवर्स इफ एनी आर पेड एट 80% ऑफ द नॉर्मल रेट। अब इधर देखो बच्चों, आपको 21,600, मैं ऐसा करते हैं, मैं इस तरह से ट्री की फॉर्म में यहाँ पे बना देता हूँ जैसे मैंने अपने पास बनाया था यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे वर्किंग टेबलर में कर लेते हैं। ज़रा ट्री में समझाना मुझे भी आसान लगता है और आप लोगों को भी, ठीक है ना। मुझे बताओ, ठीक ही है वैसे, चलें देख लें, वैसे सिंपल है। 72,000 लेबर आवर्स आ गए ना, और इनको नॉर्मल टाइम क्या पे करते हैं, टेबलर फॉर्म में कर लें जी। नॉर्मल आवर्स क्या पे, नॉर्मल क्या रेट पे करते हैं इनको, 240, तो टोटल कितना आ गया 17। अब अगर आप कहें कि जी 21,600 टोटल है, इसमें 17,280 अगर नॉर्मल वाले हैं, नॉर्मल लेबर आवर्स, नॉर्मल जो भी है, नॉर्मल वटेवर, ठीक है। तो कितने टोटल कॉस्ट क्या है जी, 21,600, इसमें से नॉर्मल कॉस्ट ये है, तो बैलेंसिंग फिर क्या होगी, फिर जाहिर सी बात है ओवर टाइम की कॉस्ट होगी, वो कितना बनता है, ये आपने निकाला ऐसे, ठीक है ना, मैं यहाँ वर्किंग दोबारा नहीं कर रहा जी, 43। अच्छा, अब यहाँ पर तो हमें आवर्स भी पता थे, यहाँ पे आवर्स कितने हैं, ये क्या है जी कॉस्ट, ये क्या है जी आवर्स 72,000। यहाँ पे कॉस्ट गिवन है, आवर्स गिवन नहीं है, लेकिन रेट गिवन है, तो आप यहाँ पर अगर 43 को डिवाइड कर दें 300 से, तो आपके पास ओवर टाइम के आवर्स भी आ जाते हैं। समझ आती है बात की, और सही है, ठीक है ना। अब इसी को मैं टेबलर फॉर्म में कर दूंगा, लेकिन आपको ये सुकून से मिल गया 21,600 टोटल कॉस्ट थी। अब आप यूँ कर लेना, आप यूँ कहें करंट ऑल प्रोडक्ट्स का, असल में तो ये 21,600 जो है ना, ये 21,600 एज इट इज उठकर आपका चला जाना है यहाँ पर, इसमें कोई मसला नहीं है, इधर कोई मसला नहीं है। देखो 21,600 इधर तो आना ही है। अब मसला किस में है, मसला इसमें है कि अगर हम ए को अब देखो ना, ये भी नंबर 1 मिल गया, ऐसा नहीं है। 21,600
सबको कंटिन्यू करें तो ये आना है 21,600, ठीक है। लेकिन अगर हम ए को डिसकंटिन्यू कर दें, अगर हम ए को डिसकंटिन्यू कर दें तो लेबर की कॉस्ट क्या होगी, असल मसला ये है। अब इसकी लड़ाई शुरू होने लगी है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है इस सवाल का एक। तो वो कहता है कि अब उसने क्या बताया हमें, हम यूँ कर लेते हैं, हम कहते हैं जी टोटल करंट ऑल प्रोडक्ट्स के लिए क्या गिवन है जी हमें, हम लेबर आवर्स रेट और लेबर कॉस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेबर आवर रेट और लेबर कॉस्ट। वर्किंग नंबर 3 मैं यहाँ करता हूँ, करंट फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। क्या बोला मैंने, क्या 3 चीज़ें ले लेते हैं जी, लेबर आवर्स ले लेते हैं, रेट ले लेते हैं और टोटल कॉस्ट ले लेते हैं। अब नॉर्मल आवर्स अभी आपने खुद निकाले, कैसे निकाले बताओ। नॉर्मल आवर्स 200 नहीं, एक एम्प्लॉय कितने घंटे काम करता है, 200 घंटे। और कितने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, ये तो एक महीने में इतने घंटे काम करता है, इंटू 12 करें तो 72,000। रेट गिवन था हमें इसका। अच्छा, अब ये रेट जो है ना, रेट ये रुपीस के अंदर, रुपीस पर लेबर आवर, ऐसे ही है। ये कितना गिवन है, बल्कि यूं कर लेते हैं ना, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, लेबर रेट ही लिख लें, रेट पर आवर, रेट पर आवर, पर लेबर आवर, और नीचे हम रुपीस लिख देंगे ताकि ज़रा आसानी हो जाए। अब इधर देखो जी, रुपीस 240। अब टोटल कॉस्ट इसकी कितनी बनी, 17,280, 1000 में चल रहा है, ठीक है। ये वर्किंग है, वहाँ पे ऊपर हमने टॉप पे लिखा हुआ है, समझ आई इस बात की। उसके बाद ओवर टाइम के आवर्स कितने हैं ये नहीं पता, नहीं पता। ओवर टाइम का रेट हमें पता है और कॉस्ट भी टोटल नहीं पता। तो मेरे ख्याल में तो टोटल कॉस्ट तो पता है ना, 21,600। 21,600 में से आप बैलेंसिंग फिगर निकालें। ये मैंने वो ट्री की फॉर्म में किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मर्जी आप कंफर्टेबल हो वैसे करें, सवाल में फिगर निकलनी चाहिए, जैसे मर्जी करो, आंसर निकलना चाहिए जी। 4320। अब इस 4320 को मैं यहाँ कर देता हूँ वर्किंग छोटी सी, 4320 डिवाइडेड बाय ₹300 पर लेबर आवर, 14,400। ये ओवर टाइम है। टोटल आवर्स कितने बन गए जो ये काम कर रहे हैं, 86,400। ऐसा ही है। अच्छा, ये पता नहीं मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि ये 21,600 तो ऑलरेडी अवेलेबल था। अब इससे गेम हमने रिवर्स करनी है। मुझे ओवर टाइम के आवर्स का भी अब पता है और मुझे नॉर्मल आवर्स का भी पता है। रेट तो पहले से ही सवाल में गिवन था। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम ए को डिसकंटिन्यू करेंगे तो कहानी कहाँ पे आएगी, ठीक है। ओवर टाइम के कितने आवर्स बनेंगे, कितने आवर्स कम होंगे, ठीक है ना। ए ने निकल जाना है ना, तो हमने कॉस्ट लेनी है ए के बगैर बी और सी की, ठीक है। अब जी कर लें, बिल्कुल कर लें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप करंट प्रोडक्ट ए को अब ले लें, सिर्फ प्रोडक्ट ए को ले लें, ठीक है। प्रोडक्ट ए करंट लेंगे तो क्या निकलेगा, ये देखो, सिर्फ प्रोडक्ट ए। हाँ, बेटा बिल्कुल सब बदलेगा ना, फिलहाल तो यहाँ पर तो नहीं ना बदलना। मसला तो इसका है ना, लड़ाई तो इसकी चली हुई है। मैं तो ये ढूंढ रहा हूँ इस वक्त, ठीक है ना। इसमें तो कोई मसला नहीं था ना, यहाँ पे तो सब चल रही हैं। तो इसीलिए मैंने पहले ये नहीं लिखा था उस वक्त जब आपने कहा भी था, ठीक है। मैं अभी इधर आया लेबर पे और मैंने कहा देखो जी ये तो होना है, डन हो गया। अब लड़ाई ये है कि ए निकल गया तो क्या करना है। अभी फिलहाल मैंने क्या निकाला है, जब सब हों तो कितने आवर्स लगते हैं नॉर्मल, कितने ओवर टाइम। अब हम निकालते हैं अगर सिर्फ ए बने तो कितने आवर्स लगेंगे नॉर्मल और कितने। अब वो कहां से, जो काम मैंने इधर किया है ना लेबर की टोटल के साथ, वही हशर मैं इस 4800 के साथ करने लगा। समझ आती है बात की, 4800 के साथ करेंगे। अब उसने क्या बताया, अब यहां पे क्या चीज गिवन है वो मुझे नहीं पता। फिलहाल 240 और 300 गिवन है, मुझे 240 और 300 गिवन है। हाँ, एक बात मुझे जरूर पता लग गई है
कि ये 4320 जो निकली है रुपीज के अंदर, ये इन सब में शामिल है? बोलो, ये 4320 जो निकला है ओवर टाइम, ये इन सब में शामिल है कि नहीं है? ये इस 21600 में शामिल है ना? तो वो एलोकेटेड किस तरह से है? उन्होंने क्या कहा है कि ये एलोकेटेड है इक्वली, इधर भी, इधर भी और इधर भी। डिवाइड बाय 3 करेंगे, सिंपल। 4320 को डिवाइड बाय 3 करो तो करो 1440, 1440, 1440। ये ओवर टाइम सब के अंदर पहुंचा हुआ है। अब जो काम मैंने सब प्रोडक्ट के लिए किया था, वही काम मैं सिर्फ करंटली इस वक्त प्रोडक्ट ए के ऊपर चल रहा है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। वर्किंग 4 आ गई मेरी, ए नहीं वर्किंग 5 मेरा ख्याल है इतने आंदी, वो रनिंग फाइनेंस के लिए अलग जाना ही पड़ेगा। खैर चले जी। तो करंट ओनली प्रोडक्ट ए की मैं बात करूं तो यही 3 चीजें लिखो। लेबर आर, आगे क्या था जी? रेट पर लेबर आर और टोटल लेबर कॉस्ट। अब जो जो चीजें गिवन है वो करते जाओ। मुझे क्या चाहिए सबसे पहले? नॉर्मल आवर्स। पूरे सवाल में कहीं गिवन नहीं है कि प्रोडक्ट ए के ऊपर कितने नॉर्मल आवर्स लगते हैं। कोई बात नहीं, रेट तो गिवन है ना, जो गिवन है वो लिखते जाओ। कितना था? 240 रुपीज, 240, ठीक है। और टोटल कॉस्ट भी मुझे नहीं पता, रुपीज 240, ये भी मुझे नहीं पता। अब अजीब पजल्स बनाए हुए हैं उसने। अब ये ज्यादती, शट डाउन का सवाल वैसे ज्यादती, मतलब बच्चे को डरा देता है कि इतना पूरे सफ़े का, वो तो 1.5 सफ़े के सवाल होते हैं, तो 1 सफ़े का था, शुक्र करें। हैं जी, 1 सफ़े का सवाल था, ठीक है। जिम्बाब्वे वाला हो गया, सियाब हो गया, साहिल हो गया, 1.5 साहिल, पता नहीं साहिल में साहिल था, जो भी था, 1.5 सफ़े के सवाल थे, 1 सफ़े का था। लेकिन ये मसला था, ज्यादती थी नहीं, ये एग्जाम कंडीशन बैठ कहाँ से होता है ये पॉइंट। लेकिन आपकी लड़ाई किस पे है? इस पॉइंट पे है। जरा देखो तो सही कितना रश लगा दिया आपने सवाल के अंदर, तो आधे नंबर तो आप ले ही चुके हैं। अब ये मुश्किल सवाल था, इसमें सिर्फ 5% बच्चे पूरे पाकिस्तान में पास हुए। आपने उन 5% का हिस्सा बनना है, बस इतना सवाल कर लेना। जो समझ में आए करते जाए, जहाँ समझ ना आए वहाँ पे फंस जाओ, वहाँ जम्पशन लेके चलो, गिवन टाइम पूरा हो, अगले सवाल पे जाओ, हो जाएगा पास इंशाल्लाह, ठीक है। ये जो बैठ जाता है ना फंस के, बस मैं ये करूँगा नहीं, आई कैप क्या सोचेगा, मुझे आती नहीं इसी में जी। उसके बाद ओवर टाइम के आर्स है। आर्स कितने हैं? हाँ पता है, पता है, पता है, पता है, पता है, पता है। ये अब मुझे इधर पहला पता है क्या? नहीं, आर्स नहीं पता, सॉरी, ये नहीं पता। रेट पता है, रुपीज 300। और ये मुझे पता लग गया था, कैसे मैंने निकाला जी? अब ये कहाँ करूं वर्किंग, यहां तो जगह ही नहीं है। अब इससे इधर किधर लाऊं? तुम इधर आओ जरा भाई। नॉर्मल लेबर आवर्स, नॉर्मल आवर्स यहाँ पे लेते हैं जी, ये लेबर आवर्स, रेट पर लेबर आवर और टोटल कॉस्ट। शायद अब यहाँ पर काम चल जाए। अच्छा बच्चों, अब नहीं मुझे नॉर्मल आवर्स का पता, मुझे सिर्फ इस 240 का पता है, मुझे इसका भी नहीं पता। ओवर टाइम आवर्स की बात करें तो नहीं पता मुझे इसका, लेकिन मुझे 300 का पता है और मुझे इसका भी फ़िलहाल नहीं पता, ठीक है। लेकिन मुझे ये टोटल पता है, नहीं पता ये पता। 48 एक ही कॉस्ट आ गई, 4800, ठीक हो गया जी। अब इस 4800 में से अगर कोई एक चीज़ मिल जाए, दूसरी मिल जाएगी। अब ये मुझे पता लग सकती है कैसे? वो जो आपने निकाला था रुपीस कितना, 4320, ये रुपीस 4320, इसको बता दो वर्किंग 3 वाला, डिवाइडेड बाय 3 करके उसने कहा था सारी प्रोडक्ट्स में बांट देते हैं बराबर, तो ये आ गया, हाँ 1440 रुपये आ गए। अब 4800 में से 1440 रुपये अगर ओवर टाइम के हैं तो बैलेंसिंग फिगर 33, लो जी, दोनों आवर्स निकाल लो, दोनों ही आवर्स निकाल लो। यहाँ पे वर्किंग कर दो, 3360 डिवाइडेड बाय 240 रुपये और 1440 डिवाइडेड बाय 300 रुपये जी। ये कितने?
14,000 और ये 4,800। लो जी, टोटल की ज़रूरत तो खैर चलो कर दो, 3360 डिवाइडेड बाय 240 किया मैंने, और 1440 डिवाइडेड बाय 300 किया जी। हाँ कितना? 18800। अच्छा जी, अब तकरीबन ना मैदान सेट हो गया। अगर अब मैं बताना चाहूँ कि सिर्फ बी और सी पे कितने आर्स लगने तो बता सकता हूँ? क्या ख्याल है? ये सबके आर्स आ गए और ये ए के आर्स, सब के आर्स में से ए के आर्स माइनस करो। यहाँ पे वो ट्विस्ट आना है जो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादती है। मैं अब क्या कहूँ आपको, करो ज़रा 86,400 माइनस 18,800, ये तो 72,000 से भी नीचे चले गए। ओवर टाइम तो गया सो गया। आइडल लेबर आवर्स, तो आइडल के पीछे लगा हुआ था। लेबर इसने इस तरह से घुसाई थी, जातियाँ थी ये दोनों पॉइंट से। आइडल लेबर वाले जो जाती थे, ऐसे नहीं होना चाहिए था। खैर चले, कोई बात नहीं, अब क्या हो सकता है। तो ये पॉइंट इसीलिए कह रहा हूँ कि सारा सवाल करने के बाद एंड पे मैं इस पे लाया हूँ। मैंने दरमियान में इस पॉइंट को नहीं छेड़ा, वरना आप इस पॉइंट में ऐसे खोते कि आप सब कुछ खोते, ठीक है, वो खोते नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को इसीलिए कॉन्फिडेंस देने के लिए बताया कि सारा सवाल हो गया था। देखो एक पॉइंट क्वेश्चन मार्क के ऊपर, बस नीचे भी ऐसे ही है। फाइनेंस चार्जेस में, ऑल प्रोडक्ट्स में तो एज इट इज़ सारा कुछ आना है, बस आगे जो आप कोशिश करके एक का वो हमने खाता निकालना है बाहर, ऐसे ही करके, ठीक है। तो अब 86,400 टोटल आर्स सब चले तो सब बने तो ये लगते हैं, लेकिन इसमें से 18,800 निकल गए तो बाकी 67 समथिंग जो रह गए, इन पे 240 रुपये के हिसाब से आपने कॉस्ट पे कर देनी है। लेकिन जो बाकी के आर्स हैं, आइडल आर्स, उन पे भी आपको 100 समथिंग 200 का 240 का करो ना ज़रा, कितने परसेंट है ये? 85 वाला सवाल है, 80 वाला सवाल है? ये 80% वाला है, पिछले में 85% था जी। तो कितना है ये? 240 का 80%, 192 रुपये के हिसाब से इसकी पेमेंट करेंगे आप जी। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें रेकन्सिलिएशन ही थी। अच्छा चलें जी, तो आखिरकार हम उस वर्किंग पे पहुंच गए जिसमें अब आपका आंसर निकलना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नहीं, रिक्वायर्ड लेबर आवर्स विदाउट प्रोडक्ट ए, वो कितने लेबर आवर्स हैं जी? वो हमारे पास है, बल्कि चलो ये कर देते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड लेबर आवर्स विदाउट पर डे कितने बनते हैं जी? ये 86400 माइनस 18800 जी। इसका आप रेफर कर देंगे ना इसको, वर्किंग नंबर 86 था, 86,400 जी, वर्किंग नंबर 3 और वर्किंग नंबर 4, ठीक है जी। तो कितने आवर्स आपको अब चाहिए अगर आप ए ना बनाए तो? 67600 ये लेबर आवर्स है, ठीक है जी। 67600 लेबर आवर्स। अब अगली बात, इन पर 240 रुपये के हिसाब से कॉस्ट लगनी है, ठीक है। लेकिन एक मसला हो गया है, हमारे अब कुछ आइडल आवर्स आ गए। इसकी बजाय कि ओवर टाइम पे करते, उल्टा क्या आ गए? आइडल आवर्स आ गए। अब आइडल आवर्स आ गए, तो आइडल आवर्स कितने हैं? ये आपने 72,000 कहीं तो निकाले होंगे, 72,000 ये भी यहीं पे निकाले थे, है ना ये। तो 72,000 वर्किंग 1 वाले माइनस 67600, तो आंसर क्या आ गया? हाँ, 4400 लेबर आवर्स। इनका 240 के हिसाब से पे करेंगे और इनका 100 कितना बताया था? 92 के हिसाब से पे कर देंगे। और ये हमारी कॉस्ट है अगर हम ए को डिस्काउंटिंग करेंगे। बहुत गंदा पॉइंट। तो वर्किंग नंबर 6, अच्छा वर्किंग 7 में वहीं कर दूंगा,
जिससे मैंने फाइनेंस कॉस्ट निकालनी, माजरत अब मेरे पास जगह नहीं बची, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट इफ वी डिसकंटिन्यू, खुली खुली अब होने लग गई, प्रोडक्ट ए, खुली खुली वर्किंग होने लग गई ना, अब मेरा जहन बदल गया ना, नज़र आ रहा है ना मुझे, अब नहीं होना, चलो यार हो सकता है हो ही जाए। इफ प्रोडक्ट ए इज डिसकंटिन्यूड, ठीक है जी। तो लेबर कॉस्ट कितनी होगी, इधर देखो जी, नॉर्मल मतलब नॉर्मल क्या पे करेंगे आप, 6,7,600 लेबर आवर्स पर ₹240। ये वर्किंग नंबर 5 से आए हैं आपके पास, इधर आगे लिखो वर्किंग 5 इंटू ₹240 कितना आता है जी। ये पहले ब्रैकेट बड़ी होती है, छोटी पता नहीं क्या होता है जी, 224,000 में रुपीज़ इन 1000 चल रहा है, वैसे उधर ही लिख दो तो काफ़ी होता है। उसके बाद आइडल आवर्स, आइडल टाइम कितना पे करेंगे, अब आइडल टाइम कितना है, 4400 लेबर आवर्स, वर्किंग 5 इंटू ₹240 का 80%। वहाँ पे बताने की अब ज़रूरत नहीं है इसको कि ये 192 बनता है, 845, ग्रैंड टोटल 069, ठीक है जी। हाय ये जुल्म है, लेकिन 40% से ऊपर रिजल्ट भी है, इसलिए माफ़ी दे दी थी हमने भी। 17069, ये एक डेंजरस फिगर थी, ठीक है। ये वर्किंग नंबर, वो मार्किंग स्कीम देख लेना यार, अब मेरा टाइम नहीं है इतना, मैंने FAR 2 वालों को भी बुलाया हुआ, आपको बताया, ठीक है जी। उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस जो हैं, इनके लिए अब वही वर्किंग नंबर 7 बनाएंगे हम इंशाल्लाह, या 8 देख लेते हैं, लेकिन 7 में काम ना पूरा हो तो 8 में जा पूरा होगा। लेकिन इतनी बात तो पता है कि यहाँ पे क्या आना है, क्योंकि कंटिन्यू ऑल करें तो जी 12,000 रुपये, ठीक है 12,000 टोटल सबका, ये तो ये तो 12,000 लिख लें, यानी ये तो सारे की सारी कॉपी पेस्ट हो गई। इसका तो आंसर भी आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें असल में आपने चेंज कर दी ना, कुछ फिक्स कॉस्ट आपने ली ही नहीं, तो इस वजह से एग्जैक्ट ये आंसर तो नहीं होगा, इसलिए आप अपना टोटल दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अगली बात ज़रा ध्यान से सुनो। ये फाइनेंशियल चार्जेस जो हैं मेरे बच्चों, ये उस सूरत में हैं अगर हम सारी प्रोडक्ट्स बनाएं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट ए को बनाना बंद कर दें तो उसको सेल भी नहीं करेंगे, बनाना भी, और उन्होंने ये लिखा हुआ था ना कि इन्होंने क्या इरादा किया है, डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन एंड सेल, तो बनाएंगे भी नहीं तो स्टॉक नहीं होगा, बेचेंगे नहीं उधार पर, जैसे 80% उधार होता है, तो क्रेडिट सेल नहीं होगी, डेटर भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ना तो इसका रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसकी इन्वेंट्री होगी, ना ये बनकर फिनिश गुड्स पड़ी होगी, उसकी इन्वेंट्री होगी, और ना ही हमें जो है वो इसका जो है वो इसको बेचना पड़ेगा उधार पर, तो उसके डेटर्स होंगे। बेसिकली वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ को, यूँ लिख देता हूँ, करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज़, जैसे 100 रुपये करंट एसेट्स, 30 रुपये करंट लायबिलिटीज़ मैंने कहा था, तो ये क्या बन गया आपका वर्किंग कैपिटल। तो ये 70 रुपये जो है, ये आप सारा लेते नहीं उधार, लेकिन कॉन्सेप्ट ये अकाउंटिंग के यही कहते हैं कि ये सारा ही उधार है आप, ठीक है ना, बस ये आपने लेना है यूँ करके। तो ये 70 रुपये का आपने बैंक से लोन लेना है, तो उस पर इंटरेस्ट देना है, बात समझ आई अब। तो पॉइंट 1 से डेटर्स निकलने हैं, इसको तो टिक कर लें, कितना खूबसूरत पॉइंट था ना। अब पढ़ो इधर,
फाइनेंशियल चार्जेस में पड़ा हुआ है इंटरेस्ट ऑन रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑब्टेन टू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल एंड ऑन सर्टन लीज्ड एसेट्स। तो सर्टन लीज्ड एसेट्स पर भी इंटरेस्ट है। अब तो अगर किसी ए का इंटरेस्ट, ए की लीज हुई तो वो ख़त्म हो रही तो उसका इंटरेस्ट भी बचेगा, लेकिन ऐसा कुछ है। उसने कहा ऑल लीजेज आर नॉन कैंसिलेबल। इसका मतलब फिर वो वाली कॉस्ट तो हो गई फिक्स्ड, ठीक है। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है, बी और सी तो वैसे ही चलना है। जब ए को हमने डिसकंटिन्यू कर देना है, ना बनाना है ना बेचना है, तो ना डेटर्स आएंगे, ना इसका रॉ मटेरियल का स्टॉक आएगा, ना इसका फिनिश गुड्स का स्टॉक आएगा। और पूरे सवाल में कहीं कोई क्रेडिटर्स नहीं थे, हो सकता था वो क्रेडिटर भी दे देता, क्रेडिटर दे देता तो हम करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी करके वर्किंग कैपिटल निकालते, लेकिन ऐसा कोई मसला था नहीं, ठीक है। बहरहाल अब मुझे अगली लड़ाई किसकी लड़नी पड़ेगी, मुझे चाहिए डेटर्स। अच्छा, वैसे बाय द वे करंट फाइनेंशियल चार्जेस हैं कितने, 12,000, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही चलना है जैसे अभी ये चलाया था मैंने थोड़ी देर पहले, ये भी तो ऐसे ही किया है। 21,600 सबकी कॉस्ट है। अगर ए बनाने की कॉस्ट हम माइनस कर दें तो बाकी की कॉस्ट जो है वो बाकियों पे रहनी है। ऐसे ही किया ना वहाँ पे, देख लो, ऐसे ही किया, नहीं समझ आती, ऐसे ही किया ना। उस तरह से, इस तरह से एक और भी काम यहीं पे भी किया था, एडमिन एक्सपेंसेस में भी ऐसे ही किया था कि अगर सब बने तो 6,000 है, नहीं तो कुछ कम, ऐसे ही यहाँ पर। तो अब वर्किंग कैपिटल निकालना है, सबसे पहले ये मसला है। तो पहली चीज़ है डेटर्स, बहुत आसान है। डेटर्स कैसे निकलेंगे, उसने कहा है 80% ऑफ ऑल सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट। मैं यहीं पे कर दूं अगर वर्किंग, तो 24,000 का 80% क्रेडिट सेल्स है, कितना बनता है जी? 24,000 का, मैं सिर्फ एक ही तरफ जा रहा हूँ ना, क्योंकि ए को डिसकंटिन्यू करना है। ऑल प्रोडक्ट्स की तो मैंने 12,000 पहले ही कॉस्ट ले ली है फाइनेंशियल चार्जेस की। मसला क्या है, सेविंग क्या मिलेगी, ये सेविंग मिलनी है, सेविंग मिलनी है। जब ए को डिसकंटिन्यू करेंगे तो इसके वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस नहीं करना पड़ेगा, बाकी सब कॉस्ट जो है वो 12,000 ही रहनी है, सिर्फ ए के वर्किंग कैपिटल की फाइनेंस कॉस्ट हम माइनस कर देंगे, और इतनी सी बात है। ये लेबर से आसान पॉइंट था, इसलिए मैंने कहा था पहले ये कर लें, लेकिन नहीं, पहले लेबर कराएं, वो आपको आसान लग रहा था जी। इंटू कितना, 80%, 19,200 आ गया। ये जो 19,200 है ये पूरे साल की सेल है। वो कहता है कि नॉर्मल क्रेडिट पीरियड क्या है, तो इसको हम क्या कर लें, सिंपली डिवाइड बाय 3। अच्छा, इसको ये क्या है, ये टोटल आपकी क्या, ये क्रेडिट से क्रेडिटर्स आ गए, ठीक है। 19 तो 200 पूरा। अच्छा, अब ये पूरे साल के क्रेडिटर्स हैं। वो कहता है नॉर्मल क्रेडिट पीरियड इज़ 30 डेज। इसका मतलब हर साल, हर महीने का जो डेटर होता है वो अगले महीने पैसे दे देता है। तो इसका मतलब ये डिवाइड बाय 12 करें, इंटू 1 करें, तो आंसर क्या आता है, 1600। ये क्या है, ये आपके डेटर्स हैं। अच्छा, इसको वैसे भी निकाल, जिन्होंने ये मैंने देसी तरीके से समझाया, जिन्होंने FAR 1 नहीं पढ़ी होती, जिन्होंने FAR 1 पढ़ी होती है वो तो फार्मूला भी लगा सकते थे, ठीक है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी डेटर डेज हैं 30 डेज हैं, और एवरेज डेटर्स नहीं गिवन है, डेटर्स नहीं गिवन, वो तो ढूंढने निकले। क्रेडिट सेल्स कितनी है जी, 19,200 इंटू 360, 365 नहीं करना, 360 मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो 360 आंसर क्या आता है, इसको सॉल्व करें तो क्या आता है, यही 1600 आता है। आपकी मर्जी है डेटर्स कैसे, आपने रेशोस पढ़ी हुई हैं तो आप रेशो को, ये डेटर डेज वाली रेशो को रिवर्स करके भी निकाल सकते हैं डेटर्स। और अगर नहीं पढ़ी हुई, आप CMA के अंदर पहली बार बैठे हुए हैं, तो आप सिंपल ये देखें। वो कहता है जी 24,000 की सेल है टोटल, जिसमें से 80% क्या होती है, क्रेडिट सेल्स। तो 80% क्रेडिट सेल्स है। ये वो कहता है नॉर्मल क्रेडिट पीरियड 30 दिन का है, तो इसका मतलब ये पूरे साल के डेटर्स हैं। तो हर महीने का नॉर्मल क्रेडिट पीरियड अगर 1 महीना है, तो इसका मतलब हर महीने के डेटर्स जो हैं वो अगले महीने पैसे दे जाते होंगे, ठीक है। तो अगर मैं मेरे पास डेटर में क्या पड़ा होगा, ये रेंट के ऊपर 1 महीने का डेटर होगा, तो डिवाइड बाय 12 इंटू 1 कर दें। तो जैसे मर्जी आपका दिल करे, ठीक है, आप बता दीजिएगा, वैसे अब वो जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। डन हो गया और सही है। चलो 1600 ये डेटर्स निकले हैं। अभी उसके बाद और भी 2 चीज़ें हैं। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है जी मटीरियल, ये मटीरियल की इन्वेंट्री। मटीरियल की इन्वेंट्री आसान है, मुश्किल नहीं है। 60 डेज़ की मटीरियल की इन्वेंट्री आपने मेंटेन करनी है। तो मटीरियल कितना लगना है जी, 12,000। तो 12,000 2 महीने की इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। ये सारे बिजनेस का है,
12,000 पूरे साल का है ना एक, तो 12,000 डिवाइड बाय 12 करो, इंटू 2 कर दो, ठीक है। मसला आना था फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री के अंदर कि फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में आपने डिवाइड बाय 12 इंटू 2 किसको करना है? फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री के अंदर मसला क्या होता है, आपकी मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड सारी की सारी कॉस्ट आती है। ये सारी कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, इसको डिवाइड करोगे 12 से, इंटू 2 करोगे, तो ये आपकी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री आएगी। अब आप कहोगे सर ये फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं इनमें आपने सारे के सारे ले लिए हैं, भाई उसने कहीं बताया नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बताया, मैंने कहा मैं एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड इकट्ठे पड़े हुए हैं तो उसके अंदर एब्जॉर्ब करें, बस ठीक है, पड़े रहने। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री बेटा बिल्कुल होता है मार्जिनल यूज़, लेकिन उसने प्रॉफिट जो बनाया उसके अंदर आप अलग करना चाहो तो कर सकते हो, तो कर लो, कोई मसला नहीं, कर सकते हो, तुम मार्जिनल पे चले जाओ, फिर कंट्रीब्यूशन ले लेंगे, फ़र्क तो नहीं पड़ता। फिर आप उसके अंदर इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड नहीं ले रहे होगे, पर ज़रूरत नहीं है इतनी बारीकी में जाने की, सिंपल ही है, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए, क्योंकि मैं असल में क्या चाह रहा हूँ, कोई वर्किंग की जगह वहाँ पे इतनी को मिल जाए ना। करंट फाइनेंस कॉस्ट क्या है, वर्किंग 7 में यहाँ कर रहा हूँ, इस वर्किंग 7 का जो बच्चा है ना, बच्चा वो मैं फिर वहाँ पे कर देता हूँ, वो जो डेटर्स निकालने कॉस्ट वगैरह, ठीक है जी। बोलो करंट फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? करंट फाइनेंस कॉस्ट 12,000, ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या करना है जी, लेस करना है सेविंग ड्यू टू प्रोडक्ट ए डिसकॉन्टिन्यूएंस, ठीक है जी, वो निकल आए बस। तो जो आंसर होगा वो मेरी इस कॉलम के अंदर जाएगी, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। और ठीक है, अब ये निकालने के लिए, ये सेविंग निकालने के लिए मुझे एक वर्किंग करनी पड़ेगी, तो वो वर्किंग 8 में करता हूँ। तो ये मैंने आपकी मेन के ऊपर आंसर वाली वर्किंग कर दी है। अब मैं अगली बात आपके साथ, सेविंग क्या मिलनी है, हमने वर्किंग कैपिटल नहीं लेना, हमने अब वर्किंग कैपिटल अरेंज नहीं करना, प्रोडक्ट ए का वर्किंग कैपिटल अरेंज नहीं करना, ऐसा ही है, बोलो। अच्छा, अगर नहीं करना तो फिर वो सेविंग मिलेगी। अब वर्किंग कैपिटल मिल जाए पहली बात है, और फिर उसके ऊपर सेविंग। तो अब 1 बाय 1 चलते हैं जी। यहाँ वर्किंग नंबर 8 बन रही है ना जी बेटा, मैं क्या निकाल रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल। पहले निकालता हूँ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट। तो सबसे पहले डेटर्स निकाले हमने। डेटर्स कैसे निकाले थे जी, 24,000 का 80% लिया था, जो भी आंसर आया था उसको हमने कर दिया था 1/12, ऐसे ही किया था। बोलो कितना आया था आंसर अभी, 1600 समथिंग आया था जी, कितना, 1600। बातें ना करना यार, ये को मौका है बातें करने का। उसके बाद बस ख़त्म कहानी है, बस तुम पैकिंग कर रहे हो, मैं भी पैकिंग कर रहा हूँ, मैं FAR 2 वाले आ भी गए। तो मैंने 5-10 मिनट सांस लेकर इनका तो वैसे आधे घंटे का पौने का काम, एक सवाल रहता था इनका जी। क्या नहीं, वो तो नहीं करूँगा मैं, अभी देख लेता हूँ, वैसे मूड की बात है, लेकिन मॉक की डिस्कशन क्योंकि लास्ट टाइम वाला ये तो शायद सर अदनान वाली दे दूँ। लास्ट टाइम वाला इसलिए दिया था कि उनके बच्चों ने उस हिसाब से पढ़ा हुआ था, तो मैंने कहा छेड़खानी ना ही करें। तो ठीक है, आप लोगों को तो सरप्राइज़ ही होता है ना, आप लोगों के लिए क्या फ़र्क है, आप लिए तो नहीं है जी। डेटर्स के बाद रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल स्टॉक जो है वो कितना है जी, 12,000। रॉ मटेरियल की देखो ना टोटल परचेज कितनी है रॉ मटेरियल की, 12,000। और वो कहता है कि हमें एक आदत है कि हम 2 महीने का 60 डेज़ की इन्वेंट्री रखते हैं, रॉ मटेरियल की भी और फिनिश गुड्स की भी। तो इसको आपने डिवाइड बाय 12 इंटू 2 कर देना है, कितना आता है, 2000। अच्छा, अब अगली बात आती है फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री का क्या करें। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है। तो इसमें बच्चों को मसला ये आया होगा पर्चे के अंदर कि जिन्होंने FAR 1 पढ़ी हुई है, वैसे ये सही बताऊं, ये MFA पढ़ने के बाद ये बात आती है बच्चे को समझ, सही बात ये, क्योंकि वर्किंग कैपिटल सबसे पहली बात ही वर्किंग कैपिटल की होती है MFA के अंदर। वर्किंग कैपिटल कितना, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, यार ये तो पकड़ो ना, ये आपने अरेंज करना है। अब ये ज़्यादती है थोड़ी सी, मतलब, और ऊपर से फिर कमेंट्स में लिखता है कि बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है, यार हद हो गई यार, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अच्छा, अब यहाँ पर जो फिगर आनी है वो नहीं पता, ठीक है, तो उसको भी 2/12 करना है।
तो ये जो 2/12 करने वाली फिगर थी, ये बेसिकली क्या है, ये आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन कॉस्ट डायरेक्ट कर लें या यहीं पे मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं? यहाँ पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा गुजारा करो यार। तो रॉ मटेरियल 12,000, उसके बाद लेबर की कॉस्ट कितनी है 4800, और ये जो डिब्बा लगाया था और 7200, 4800 और 7200 ओवरहेड्स FOH 7200। तो टोटल क्या बन गया? टोटल 800,000 24,000। अच्छा, अब सोल्यूशन देखने वाले बच्चे को ना, आई के क्वेश्चन देखने वाले बच्चे को ये लगता होगा कि ये जो 24,000 है, ये 24,000 सेल की बेस पर निकला हुआ है। वो इत्तेफाक था कि सेल भी वही थी, लेकिन ये असूल नहीं है, गलत असूल ना बना लें हम खाम। ठीक है, सही है। चलें जी, बोलें कितना आ गया? 24,000। ये वर्किंग छोटी सी 7 आप कर देना, ठीक है ना जी। बोलो कितना? 4,000। ये जनाब आ गया आपके करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स टोटल 7,600। ला ठहर जाओ, ये 7,600, और उसके बाद इस नहीं, मैं फार्मूला बात कर ही दी, तो फार्मूला मैं पूरा लिखना चाह रहा हूँ असल में, ठीक है। वो पूरा फार्मूला क्या है? करंट एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं जी? करंट एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, ठीक है ना। तो ये करंट एसिड्स आ गए मेरे पास, वर्किंग कैपिटल, चलो जो भी है, और इसमें से माइनस करते होते हैं करंट लायबिलिटीज़, जो कि हमारे पास है नहीं थी सवाल में। होती तो हम उन्हें भी माइनस करते और हमारे पास आता वर्किंग कैपिटल। तो ये बहुत बड़ी जाती, इसको सबसे एंड में इसीलिए रखा, ये सिलेबस की तो बात नहीं बनती। बहरहाल क्या कर सकते हैं जी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है जी? 7,600। अब ये जो रिक्वायर्ड है, ये कब रिक्वायर्ड है? जब आपको आप बना रहे हैं और बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप ए को बनाना और बेचना छोड़ दें तो ये 7,600 रुपये आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 7,600 रुपये जो वर्किंग कैपिटल है, इधर देखो, ₹7,600 वर्किंग नंबर 8 से मिला। इसके ऊपर 24% आपको इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। ये आप कहीं से रेंज नहीं करने पड़ेंगे। बोलो कितना? 1,824 जी। 11 11 11 17 6, सही है। 11 17 6। चलें जी, आप आंसर निकालें, मैं ज़रा आई कैप का सोल्यूशन से ज़रा देख। ये 10176 आता है। 10176। चलें छोड़ें, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। मुझे आंसर बताएं, नेट रिजल्ट क्या है? और इधर अगर ए को डिसकंटिन्यू करें तो हाँ जी, लाल सी ना, लाल एसडी ब्रैकेट लगना रहेगी 25
तो आप कह रहे हैं डिसकंटिन्यू कर दें, आपने डिसीजन ही गलत कर दिया। 24675 चलो ये फिर भी मनने वाली गल है। जी बच्चों, तो फिर क्या करना चाहिए? ज़रा सवाल पढ़ के देखो ना। एसेस वेदर मैनेजमेंट शुड डिसकंटिन्यू द, नहीं, मैनेजमेंट शुड कंटिन्यू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट ए। उसकी वजह क्या है? नेट पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो कंटिन्यू सारों का करने में ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, अब सोल्यूशन के साथ क्या गड़बड़ होती है देखो इधर, ये आप देखो इन्होंने क्या लिया हुआ है, आप परेशान होते हैं इसको देख। ये क्या लिया हुआ है? सेल फोरगोन 24,000 है। आप इन दोनों का डिफरेंस लें, 24,000 ही। उन्होंने ए को डिसकंटिन्यू करा, क्या कहा? हमारी सेल फोरगो होगी, तो हम इन दोनों का डिफरेंस है। तब तरीके पे कोई पाबंदी नहीं है बेटा, जैसे मर्जी करें आप, ठीक है। आगे पढ़ लें, देखें सेविंग इन मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 12। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? ये 30 और ये 18, वही 12 का फ़र्क है, ठीक है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें चलनी हैं। तो बहरहाल आप उसकी पिक्चर वहीं पे रखें, उसको फुल पिक्चर में ले लें इस सारे को, ठीक है जी। बाकी जो 2-3 सवाल इस अटैम्प्ट के हैं, करना चाहें तो सोल्यूशन देख के कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं करवा रहा। और रिवीजन प्लान में जो सवाल थे उनके अलावा कोई और सवाल नहीं करना, लेकिन वो लाजमी करने हैं, वो लाजमी करने हैं, उनमें से कुछ नहीं छोड़ना, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना। जो छोड़ के जाओगे इंशाल्लाह ज़रूर आएगा जी, वो काफ़ी से ज़्यादा है इंशाल्लाह, आप काफ़ी से ज़्यादा है। लेकिन आप बस एक काम करिएगा, जो भी आपने टॉपिक करना है आपने उसके सारे सवालों को एक सिटिंग में करना है, बैठना है, करना है सवाल जब तक हो ना। अब ज़्यादा सवालों वाला टॉपिक है तो फजर के बाद बैठो, ताकि जोर तक कोई ब्रेक ना आए। जब तक सारे सवाल होना चाहिए एक सिटिंग में आपने नहीं होना, ठीक है। कोई सवाल अड़ जाए उसको साइड पे कर दो, बाद में कर लेना, एक सिटिंग में सवाल करने हैं, कोशिश करनी है टॉपिक की, ठीक है, सही है ना। और उन्हीं को आपने दूसरी बार तीसरी बार उन्हीं को रिवाइज़ कर लेना है। और हर दफ़ा उसूल आपने रिवाइज़ करना है, सवाल ना याद करने बैठ जाना। जहाँ पे आप सवाल याद करोगे वहाँ मारे जाओगे, सवाल नहीं याद करवाया आपको जी। जी अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लगता है तो फिर दूसरी बार में ये कर लें कि आप बीच बीच में से सवाल ना करें, आप सवाल सारे करें, पर कुछ सवाल जो आपको ज़्यादा हैवी लगते हैं निशान लगा लें, वो पहले करें और बाकियों को ज़बानी देख लें कम अज़ कम। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आप क्या करें, उस सवाल को पढ़ें, इसमें ये होना है, ये होना है, अपने सोल्यूशन से देख लें एक नज़र, ये कर लें। लेकिन कब? जब दूसरी रिवीजन हो, उसमें भी जो आपको अच्छे सवाल, उनमें से भी अच्छे सवाल लगे हैं, उनको आपने पहली रिवीजन में निशान लगाया होगा, उनको आपने पहले कर लेना है, वो दूसरी में भी कर लें। और तीसरी कौन सी रिवीजन होती है? जो पेपर नाइट से पहले एक दिन मिलता है, उसमें तो आप तसल्ली के लिए, और उसमें होना कुछ नहीं होता, तसल्ली के लिए आपने हर सवाल को देखना है और उसका सोल्यूशन देख लेना है बस, ठीक है। कोई इक्का दुक्का सवाल करना चाहें तो बेशक कर भी लें, मैं नहीं सजेस्ट करता कि पेपर नाइट में आप कोई सवाल करें। नींद पूरी करके जाना पेपर नाइट में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पर्चे के लिए नींद का पूरा होना, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।